गुड मॉर्निंग। आज के हम इस क्लास में, जैसा कि आपको याद होगा, पिछला वीडियो में सेट 16, सेट 17, सेट 18, सेट 19 हमने आपको बताया था। सेट 16, सेट 17, सेट 18 और सेट 19 के बारे में। आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं सेट 20 से। आज के हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे सेट 20, उसके बाद फिर सेट 21। चलिए ध्यान देते हैं। सेट 20 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण घटना की खोज किसने की थी। सेट 20 की हम बात करें तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण घटना की खोज किसने की, तो फैराडे ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण घटना की खोज फैराडे ने की। और विद्युत चुंबकीय प्रभाव घटना की खोज किसने की, तो ऑर्स्टेड ने। विद्युत चुंबकीय प्रभाव घटना की खोज किसने की, ऑर्स्टेड ने। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण घटना की खोज किसने की, फैराडे ने। दूसरा है लेंज का नियम संबंधित है किससे। लेंज का नियम किससे संबंधित है, ऊर्जा संरक्षण से। 2 का सी, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। तीसरा, जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला, धातु का गोला का मतलब हो गया कोई धातु का पदार्थ है, कोई ठोस पदार्थ है। जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान कराया जाता है तो यह गर्म हो जाता है क्योंकि भंवर धारा उत्पन्न होती है। जब भी किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई ठोस चालक गतिमान कराया जाता है तो उसमें भंवर धारा उत्पन्न होती है और भंवर धारा अपने पथ को वृत्ताकार रूप में पूरा करती है, जिसकी वजह से इसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है। तो भंवर धारा की वजह से ये गर्म हो जाता है। भंवर धारा अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या है, तो हेनरी। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी। स्वप्रेरकत्व कहे, पारस्परिक प्रेरकत्व कहें, प्रेरकत्व कहें, स्वप्रेरकत्व कहें, पारस्परिक प्रेरकत्व कहें या केवल प्रेरकत्व कहें, तीनों का एसआई मात्रक हेनरी ही होगा। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी, पारस्परिक प्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी, प्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी। 5 नंबर, किसी धारावाही प्रेरित्र से, प्रेरित्र माने कुंडली, किसी धारावाही प्रेरित्र से संबंधित चुंबकीय ऊर्जा तथा प्रवाहित धारा के बीच क्या संबंध है। आपको पता होगा बहादुर, चुंबकीय ऊर्जा और धारा के बीच रिलेशन U बराबर 1/2 LI², यानी U समानुपाती I², 5 के D होगा। U समानुपाती I²। 6 नंबर, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। डायनेमो, जनरेटर दोनों ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करते हैं। दोनों ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, जनरेटर भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। 7 नंबर, एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 5 मिली हेनरी है। एल का मान दिया है 5 मिली हेनरी, यानी 5 × 10⁻³ हेनरी। और आई का मान दिया है 2 एम्पियर। फाई का मान पूछ रहा है, फाई बराबर LI, तो 5 × 10 × 10⁻³ यानी 0.010। ये आपका हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स है तो वेबर। ऑप्शन नंबर सी, 7 का सी। 8 नंबर देखिए, एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है। कोई चुंबक है जो बंद चालक के निकट स्थित है। एक चुंबक बंद चालक के नजदीक स्थित है। चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है। चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है कब, जब चुंबक को चलाएंगे तब, या जब बंद चालक को चलाएंगे तब। बहादुर, चुंबक को चलाएंगे तो भी, बंद चालक को चलाएंगे तो भी। इसका मतलब हुआ कि जब चालक और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति हो
तो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। यानी चुंबक बंद चालक के निकट स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है। कब? तो जब चालक और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति हो। जब चालक और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति हो। 8 के डी। 9 नंबर, ये जो डायग्राम दिया हुआ है बहादुर, ये डायग्राम आपको हम बता तो सकते ही हैं। ये डायग्राम जो दिया हुआ है, ये वाला जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये व्हीटस्टोन सेतु का डायग्राम है। ये यदि हम इसमें एक और ऐसे सिस्टम लगा दें तो ये व्हीटस्टोन सेतु हो जाता है। खैर उसके बाद की बात है। डायरेक्ट आप याद रखिए, ये जब नहीं रहेगा तो ये तीनों समानांतर क्रम में है। तीनों समानांतर क्रम में, इस डायग्राम को ध्यान रखें, ये तीनों समानांतर क्रम में है। और समानांतर क्रम में तो सूत्र होता है 1/L बराबर 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3, यानी 1/3 प्लस 1/L बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 1/L बराबर 3/3, कट जाएगा 1, L बराबर 1 हो जाएगा। L बराबर 1। 9 का A। 10 नंबर ध्यान दीजिए, प्रत्यावर्ती धारा के मूल्य मध्य वर्गमान आभासी धारा और शिखर मान का अनुपात क्या होगा? सूत्र हम पढ़ाए हैं, आभासी धारा बराबर शिखर धारा बाई √2। आभासी धारा बराबर शिखर धारा बाई √2। तो आभासी बाटा शिखर करेंगे तो 1/√2 हो जाएगा। आभासी बाटा शिखर करेंगे तो 1/√2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 10 का बी। 11 नंबर ध्यान दीजिए, एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान होता है। एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान, बहुत बेहतरीन ढंग से बताए थे हम, 0 होता है। एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान 0 होता है। एक पूर्ण आवर्त में AC का माध्यमान 0 होता है। 13 नंबर छोड़ दीजिए, प्रश्न गलत है। 12 नंबर तो है ही नहीं। 14 नंबर ध्यान दीजिए, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती परिपथ का शिखर मान कितना होगा? बहादुर सूत्र पढ़ाए हैं, AB बराबर E0/√2। तो E0 बराबर EV√2, तो 220√2, 220√2। 14 का B। 15, आभासी धारा बराबर होता है, अभी जस्ट यहां लिखे हैं, शिखर धारा बाई √2। आभासी धारा बराबर शिखर धारा बाई √2। 15 का C। 16 नंबर, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान और वर्ग मूल औसत वर्ग मान का अनुपात कितना होगा? जस्ट बताए हैं कि पहले शिखर मान और तब आभासी मान, तो केवल √2 हो जाएगा। शिखर बटा आभासी √2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, 16 का बी, शिखर बटा आभासी √2, आभासी बटा शिखर 1/√2। 17 और 18 नंबर न्यूमेरिकल थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। 17 और 18 नंबर न्यूमेरिकल को ध्यान दीजिए। बहादुर दिया हुआ है I बराबर 0.6 sin 100 पाई टी। हम इसको लिख सकते हैं I बराबर 0.6 sin 2 पाई 50 टी। 100 को 2 गुना 50 पाई टी। ये आपका हो गया I बराबर I0 sin 2 पाई एन टी। I बराबर I0 sin 2 पाई एन टी। तो n के जगह पर कितना हो गया? 50। I0 की जगह पर 0.6, यानी n बराबर 50 हर्ट्ज। n बराबर 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर बी, 17 का बी। 18 नंबर प्रश्न में कुछ इसी तरह का दिया हुआ है। I बराबर 60 साइन
100 पाई टी। इसको लिख सकते हैं I बराबर 60 साइन 2 पाई 50 टी। तो I बराबर I नॉट साइन 2 पाई एन टी। एन आई नॉट की जगह पर कितना है 60, यानी महत्तम धारा शिखर धारा कितना हुआ 60, और शिखर धारा 60 है तो कह रहा है कि आभासी धारा बताइए। आई भी बराबर आई नॉट बाई रूट टू। तो आई भी बराबर आई नॉट का मान तो 60 है, तो 60 बाई रूट टू, 60 बाई रूट टू 18 का ए। ये रहा आपका सेट 18 सेट 20 का ऑब्जेक्टिव। सेट 20 के ये ऑब्जेक्टिव हो गया। सब्जेक्टिव सुनिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हो? विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हो? दूसरा है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का वर्णन करें। फैराडे के 2 नियम है, दोनों नियम को लिखना है। तीसरा है लेंज का नियम क्या है, संक्षेप में समझाएं। लेंज का नियम क्या है, संक्षेप में समझाएं। इसका आंसर आपको लिखना है कि लेंज के नियम के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा में प्रेरित धारा अपने उत्पन्न होने वाले कारण का ही विरोध करती है, इन्वर्टेड कॉमा बंद। जब किसी कुंडली के सामने चुंबक को चलाया जाता है तो चुंबक को चलाने में यांत्रिक ऊर्जा खर्च होती है। जो यांत्रिक ऊर्जा खर्च होती है वो विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। चौथा नंबर, दिखाया कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। तो ये इसका आंसर बहादुर, लेंज के नियम जो हम टॉपिक पढ़ाए हैं शुरू से लेकर लास्ट तक लिख देना है पूरा। इस टॉपिक का जो आंसर होगा शुरू से लेकर लास्ट तक आपको आंसर लिखना है। पांचवा, स्वप्रेरण क्या है समझाइए। स्वप्रेरण क्या है समझाइए। तो बहादुर आप स्वप्रेरण में स्वप्रेरकत्व क्या है, स्वप्रेरण क्या है और स्वप्रेरण गुणांक क्या है, टोटल लिखना है। हम आपको हेडलाइन कॉपी में मिलेगा स्वप्रेरण क्या है, वो टोटल आपको लिख देना है। 6 नंबर, आदर्श परिनालिका का स्वप्रेरकत्व प्राप्त करें। यह भी आपको डायरेक्ट आपको इसी हेडलाइन के नाम से मिल जाएगा। 7 नंबर और 4 नंबर प्रश्न एक ही है। 7 नंबर जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन गलती से रिपीट हो गया है। 7 नंबर और 4 नंबर दोनों एक ही प्रश्न है। अब हम बात करने वाले हैं सेट 21 की। अभी हम सेट 21 की बात करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। सेट 21 क्या है? तो पहला सेट 21 में प्रश्न है, हम बात करें सेट 21 में फर्स्ट प्रश्न की। सेट 21 में फर्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रतिघात का मात्रक क्या है? प्रतिघात का मात्रक क्या है? तो प्रतिघात कहें, प्रेरणिक प्रतिघात कहें, धारितीय प्रतिघात कहें, प्रतिबाधा कहें। फिर सुनिए, प्रतिघात कहें, प्रेरणिक प्रतिघात कहें, धारितीय प्रतिघात कहें या प्रतिबाधा कहें, चारों के मात्रक ओम होते हैं, क्योंकि चारों ही प्रतिरोध है। चारों ही प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध के मात्रक ओम। धारितीय प्रतिघात का मात्रक क्या है? जस्ट मैंने आपको बताया धारितीय प्रतिघात का मात्रक क्या है, तो ओम। तीसरा, एल आर परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होती है? एल आर परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होती है? एल आर परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होती है? तो हमने आपको एलसीआर में पढ़ाया है। एलसीआर में जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा का होल स्क्वायर। जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा का होल स्क्वायर। तो इसमें एल आर परिपथ है तो सी वाला समाप्त हो जाएगा, सी वाला नहीं रहेगा, तो हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, 3 का डी। 4 नंबर प्रश्न देखिए, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में यदि प्रतिरोध आर हो और स्वप्रेरकत्व एल हो तो tan फाई बराबर क्या होगा?
जनरल आपको tan फाई का सूत्र पढ़ाए हैं, एल ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा बटा में आर। तो इसमें एल और आर केवल चर्चा किया है, सी वाला नहीं है, तो हो जाएगा एल ओमेगा बटा में आर। ऑप्शन नंबर सी, 4 का सी। 5 नंबर, तप्त तार आमीटर क्या मापता है? ये तो आपको डायरेक्ट कॉपी में मिलेगा, पढ़ाए तो नहीं है हम, कॉपी लेकिन मिल जाएगा। तप्त तार आमीटर मूल औसत वर्ग धारा यानी धारा का आरएमएस मान मापता है। 5 का सी, धारा का आरएमएस मान मापता है। 5 का सी। 6 नंबर, एलसीआर श्रेणी क्रम परिपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एक एसी स्रोत जुड़ा है, धारा का शिखर मान महत्तम कब होगा? धारा महत्तम कब होगा? तो शायद आपको बहादुर याद होगा, धारा एलसीआर में महत्तम तब होता है जब अनुनाद होता है। अनुनाद में धारा महत्तम होता है। अनुनाद की स्थिति में प्रतिरोध न्यूनतम और धारा महत्तम होता है। और अनुनाद कब होगा? तो जब ओमेगा बराबर 1/√LC होगा। ओमेगा बराबर, फिर से एक बार, एलसीआर में अनुनाद में धारा प्रतिरोध न्यूनतम और धारा महत्तम होता है, और अनुनाद में ओमेगा का मान इतना होगा। ऑप्शन नंबर सी, 6 का सी। 7 नंबर, वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है वो डायनेमो है। जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले वो डायनेमो है। बहादुर यहां तो समझिएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदले वो मोटर, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदले वो मोटर, और जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले वो डायनेमो या जनरेटर। 8 नंबर, ट्रांसफार्मर एक युक्ति है, एक यंत्र है जो वोल्टेज बढ़ा भी सकता है, वोल्टेज घटा भी सकता है। हम पढ़ा चुके हैं, आपको याद होगा कि वह यंत्र जो निम्न विभव को उच्च विभव में, उच्च विभव को निम्न विभव बदलता है वो ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर हमेशा एसी के साथ काम करता है, डीसी के साथ कभी नहीं। यानी इसका आंसर हो जाएगा एसी की वोल्टता को बढ़ाने या घटाने के लिए। 8 का डी। 9 नंबर देखिए, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई कहिए चाहे स्टेप अप कहिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आपको पढ़ा चुके हैं, शायद याद होगा, स्टेप अप में एनएस बड़ा होता है एनपी से। स्टेप अप में एनएस बड़ा होता है एनपी से। तो यहां एनएस और एनपी तो नहीं लिखा है, यहां एन1 और एन2 लिखा है। सेकेंडरी में एन2 है और प्राइमरी में एन1 है। प्राइमरी में एन1 मतलब एन2 बड़ा है एन1 से। ऑप्शन नंबर बी। अब यहां पर एनएस और एनपी ना लिख करके एन1 और एन2 लिखा हुआ था। 10 नंबर, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा विद्युत्वाहक बल के बीच का कालांतर कितना होता है? हम बता चुके हैं कि अनुनाद में एल ओमेगा 1/c ओमेगा के बराबर होता है। बराबर होगा तो 0/r, 0, तो tan फाई बराबर 0, मतलब फाई बराबर 0 डिग्री। ऐसे हम डायरेक्ट भी बता चुके हैं कि अनुनाद में प्रवस्थांतर का मान 0 होता है। अनुनाद में प्रवस्थांतर का मान 0 होता है। यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत्वाहक बल के बीच फाई कोण का कलांतर हो, कलांतर प्रवस्थांतर, कलांतर प्रवस्थांतर या कहे कि कोणों का अंतर, यदि विद्युत्वाहक बल धारा के बीच कोणों का अंतर फाई हो तो शक्ति गुणांक क्या होता है? हम पढ़ा चुके हैं शक्ति गुणांक कॉस फाई। शक्ति गुणांक कॉस फाई। 11 का डी। शक्ति गुणांक कॉस फाई। 12 नंबर, एलसीआर परिपथ, सॉरी एलसीआर नहीं, एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है? एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है? हम पढ़ा चुके हैं कि एलआर परिपथ में कॉस फाई बराबर आर बटा में अंडर रूट r² प्लस एल ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा का होल स्क्वायर। अब एलआर का निकालना है तो सी वाला नहीं रहेगा, तो ये आपका हो जाएगा r बटा में अंडर रूट r² प्लस l² ओमेगा स्क्वायर। r बटा में अंडर रूट r² प्लस l² ओमेगा स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी। 12 का बी। 13 नंबर देखिए, यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की
यथार्थ, यथार्थ माने वास्तविक, वास्तविक और आभासी शक्तियों का मान क्रमशः पीटी और पीए हो। वास्तविक शक्ति पीटी और आभासी शक्ति पीए हो। वास्तविक शक्ति पीटी और आभासी शक्ति पीए हो। तो बहादुर शक्ति गुणांक का सूत्र होता है, शक्ति गुणांक का सूत्र होता है वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति। वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति बराबर शक्ति गुणांक। तो 13 का ए। 14 किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है। ऊर्जा का क्षय किसमें होता है? एलसीआर में ऊर्जा का क्षय किसमें होता है? तो बहादुर शायद आपको याद होगा, एल परिपथ में वास्तविक शक्ति बराबर 0 होता है, सी परिपथ में वास्तविक शक्ति बराबर 0 होता है, एल परिपथ में भी वास्तविक शक्ति बराबर 0 होता है, सी परिपथ में भी वास्तविक शक्ति बराबर 0 होता है। तो बचा कौन? आर परिपथ। ऑप्शन नंबर बी, 14 का बी। 15 नंबर किसी श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ में एल बराबर 8 हेनरी, सी बराबर 0.5 माइक्रोफराड, आर बराबर 100 ओम, तो परिपथ की अनुनादी आवृत्ति कितनी होगी? तो ओमेगा बराबर 1/√LC, 1/√LC। अनुनादी आवृत्ति कह रहा है तो 1/2π√LC, 1/2π√LC। तो एफ नॉट बराबर 1/2π, एल का मान 8, सी का मान 0.5 गुना 10 के पावर -6, गुना भाग कर लीजिए। एफ नॉट बराबर 1/2π, 8 5 40, तो 4 गुना 10 के पावर -6। एफ नॉट बराबर 1/2π गुना 4 का 2, 10 के पावर -3, ऊपर चल जाएगा 1000 हो जाएगा। तो 1000 बटा में 4 पाई, तो 1000 बटा में 4 पाई, तो 250 बटा में पाई। ऑप्शन नंबर सी, 15 का सी। 16 नंबर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा और वोल्टेज के बीच का कलांतर फाई हो तो वाटहीन घटक कितना होता है? आई साइन फाई। हम पढ़ा चुके हैं बहादुर, यदि यह धारा है और ये विद्युतवाहक बल है और ये वाला बीच का कोण फाई है, तो इधर अवयव होगा आई कॉस फाई और लंबवत में अवयव होगा आई साइन फाई। तो इस विद्युतवाहक बल और इस धारा के बीच का कोण 90 डिग्री है, मतलब यही हमारा वाटहीन धारा है, आई साइन फाई। कॉपी में आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। 16 का बी। 17 नंबर एलसीआर परिपथ में अनुनाद होने के लिए आवश्यक है। अनुनाद एल ओमेगा बराबर 1/c ओमेगा। अनुनाद होने के लिए जरूरी है एल ओमेगा बराबर 1/c ओमेगा। ऑप्शन नंबर 17 का ए। 18 नंबर देखिए, यदि एल प्रेरकत्व, आर प्रतिरोध और सी संधारित्र की धारिता हो तो एल बटा आर और सी आर का बीमा क्या होगा? ध्यान दीजिएगा बहादुर, ऐसे तो आप डायरेक्ट इसको याद भी कर सकते हो, लेकिन हम निकालने का तरीका समझा दे रहे हैं, आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। एल बटा आर का बीमा क्या होगा? एल बटा आर का बीमा क्या होगा? तो बहादुर ऐसे तो आपको तरीका है कि एल का बीमा बैठा दीजिए, आर का बीमा बैठा दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। एल का बीमा बैठा दीजिए, आर का बीमा बैठा दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन इसका दूसरा तरीका यह है कि ऊपर और नीचे ओमेगा से गुना कर दीजिए, ऊपर और नीचे ओमेगा से गुना कर दीजिए। अब ये प्रतिरोध हो गया और ये भी प्रतिरोध हो गया, तो प्रतिरोध का ओम, इसका भी प्रतिरोध का ओम खत्म हो गया, तो ये हो गया ओमेगा का सेकेंड इनवर्स होता है। इसका तो ओम था, इसका भी ओम था, ये कट गया तो 1/2 इनवर्स ऊपर गया सेकेंड, यानी बीमा हो गया टी। ये आसान तरीका है। एल बटा आर कह रहा था, ऊपर और नीचे ओमेगा से गुना कर दिए, एल ओमेगा का ओम, आर का ओम, ओमेगा का सेकेंड इनवर्स ऊपर गया तो सेकेंड हो गया, यानी टी। तो एल बटा आर का बीमा टी। अब सी आर का बीमा निकालना है, सी आर का, तो सी आर निकालना है बहादुर। तो ऐसा करते हैं, पहले हम आर बटा में 1/c लिख लेते हैं। c ऊपर जो दिया है उसको 1 बटा में c कर सकते हैं,
अब हम यहां पर ओमेगा और यहां पर ओमेगा से गुना कर दिए, तो 1/c ओमेगा ओम हो गया, इसका ये प्रतिरोध हो गया, तो ऊपर में ओम 1/c ओमेगा का ओम, इसका हो गया सेकंड इनवर्स, कट गया, सेकंड चला गया ऊपर, यानी इसका भी टी हो गया। तो L/R का भी बीमाटी हो गया और CR का भी बीमाटी हो गया। ऑप्शन नंबर डी, 18 का डी। यह रहा सेट 21। सब्जेक्टिव देखिएगा, सब्जेक्टिव में कह रहा है स्वप्रेरकत्व को परिभाषित करें, इसका SI मात्रक लिखें, L लंबाई तथा R त्रिज्या और N फेरो वाली लंबी वायु कोर वाली परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का व्यंजक प्राप्त करें। यह आपको डायरेक्ट कॉपी में मिल जाएगा। परिनालिका के व्यंजक प्राप्त करवाए हैं, परिनालिका का सूत्र निकलवाए हैं। यह आपका इस सेट में दिया हुआ है। सेट नंबर 20 में भी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व निकलवाए थे। L बराबर μ0 × n² / L × A। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि त्रिज्या दिया हुआ है, ये नहीं क्षेत्रफल नहीं दिया हुआ है, तो सेट जो 20 में था उसका आंसर यही होगा। लेकिन सेट 21 में आपको एक स्टेप और आगे जाना होगा, एक जगह पर लिखना होगा πr², क्षेत्रफल हो जाएगा πr², ये जरूर ध्यान रखिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न, यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण 10 sin ωt से व्यक्त किया जाता है तो विद्युत धारा का आयाम कहिए चाहे शिखर मान कहिए, आवृत्ति और आवर्तकाल क्या है? चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऐसे तो ये प्रश्न थोड़ा सा अधूरा है, प्रश्न इतना सही नहीं है। I बराबर 10 sin ωt, तो I बराबर I0 sin ωt होता है, तो I0 का मान तो डायरेक्ट दे दिया 10, I0 का मान डायरेक्ट 10 दे दिया, ओमेगा का मान नहीं दिया हुआ है, इसीलिए आवृत्ति और आवर्तकाल आपको नहीं निकलेगा। तो आयाम या शिखर मान एक तो निकल गया, आवृत्ति और आवर्तकाल नहीं निकलेगा क्योंकि ओमेगा का मान दिया ही नहीं है, अधूरा प्रश्न है, ओमेगा का मान कुछ देना चाहिए था। तीसरा, किसी श्रेणीबद्ध प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद के लिए आवश्यक शर्त क्या है? अनुनाद के लिए तो एक ही शर्त है, प्रेरणिक प्रतिघात का मान धारितीय प्रतिघात के बराबर होना चाहिए, L ओमेगा बराबर 1/c ओमेगा होना चाहिए। चौथा है, अनुनाद की स्थिति में शक्ति गुणांक का मान क्या होता है? अनुनाद में फाई का मान 0 डिग्री होता है, अनुनाद में प्रवस्थान्तर का मान 0 होता है, और शक्ति गुणांक cos फाई तो cos 0 डिग्री बराबर 1। ऐसे भी हम बता चुके हैं कि अनुनाद में शक्ति गुणांक का मान 1 होता है। Q गुणांक किसे कहते हैं? कॉपी में डायरेक्ट मिल जाएगा। ट्रांसफार्मर क्या है? इसकी दक्षता से आप क्या समझते हैं? ट्रांसफार्मर की दक्षता ईटा बराबर NS/NP निकलवाए हैं। ट्रांसफार्मर की दक्षता NS/NP होता है। सातवां, परिणामन अनुपात क्या है? ट्रांसफार्मर की दक्षता कहें या परिणामन अनुपात कहें, दोनों एक ही प्रश्न है। ट्रांसफार्मर की दक्षता कहें, परिणामन अनुपात कहें, बात एक ही है। ट्रांसफार्मर रेशियो कहें, बात एक ही है। और आठवां, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में क्या अंतर है? यह आपको कॉपी में डायरेक्ट नहीं मिलेगा। दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा डायरेक्ट आपको कॉपी में नहीं मिलेगा, इसका आंसर हम आपको बता दे रहे हैं, समझिएगा। दिष्ट धारा अपनी मान, आप लोग लिख लीजिएगा, इसको बता दे रहे हैं। दिष्ट धारा अपनी मान एवं दिशा नहीं बदलता है, प्रत्यावर्ती धारा अपनी मान एवं दिशा बदलता है। दूसरा पॉइंट, दिष्ट धारा चालक के स्किन को पकड़ दिष्ट धारा चालक के भीतर से होकर चलता है और प्रत्यावर्ती धारा चालक के स्किन को पकड़कर चलता है, ऊपर ऊपर चलता है। तीसरा, दिष्ट धारा में ट्रांसफार्मर नहीं लगता है, प्रत्यावर्ती धारा में ट्रांसफार्मर लगता है। चौथा, दिष्ट धारा में बहुत कम मात्रा, दिष्ट धारा में अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होता है, प्रत्यावर्ती धारा में कम मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होता है। और अगला है, दिष्ट धारा कम खतरनाक है, प्रत्यावर्ती धारा ज्यादा खतरनाक होता है। इस तरह से इसका अंतर आप लिख सकते हैं। यह रहा सेट 20 और सेट 21। अभी हम आप लोग को जो सेट बनवाते हैं, इस सेट में आप लोगों ने नोटिस किया होगा कभी भी कि
जब भी हम बात करते हैं तो इसमें पेज आप लोगों को दिया हुआ है, तो पीछे से 3 पेज जो आपका दिया हुआ है, पीछे का 3 पेज, पीछे से 3 पेज जो आपको दिया हुआ है वो तीनों ही, तीन नहीं, लास्ट वाला नहीं, लास्ट वाला छोड़ करके पीछे के जो 3 पेज हैं वो तीनों मॉडर्न फिजिक्स के हैं। पीछे के 3 पेज जो है दिए हुए वो तीनों ही मॉडर्न फिजिक्स के हैं। पीछे से 3, इस सेट जो हम आप लोगों को दिए हैं, ऐसे हम इसका क्वेश्चन आप लोगों को भेज चुके हैं, तो पीछे से 3 जो दिया हुआ है वो तीनों ही मॉडर्न फिजिक्स के हैं। तो हम बता रहे हैं, ऐसे सब में का पहला पहला प्रश्न लिख देंगे जिससे कि आपको पहचानने में आसानी हो। ध्यान दीजिएगा। इस सेट का फर्स्ट प्रश्न है कि हाइड्रोजन एटम के प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल बटा प्रकाश की चाल, इलेक्ट्रॉन की चाल बटा प्रकाश की चाल 1/137 होता है। 1/137, ये हम आपको बता चुके हैं, पीछे मिला था। दूसरा है हाइड्रोजन परमाणु के बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का अनुपात -1/2 होता है। यह भी आपको प्रश्न मिल चुका है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है? तो लाइमन। ये सब प्रश्न आपको हम पहले बता चुके हैं। चौथा, हाँ ये नहीं बताए हैं, R0 का मान जो होता है वो 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर होता है। कहीं कहीं 1.2 फर्मी भी लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, 4 का ए। 5 नंबर, 1 AMU बराबर कितना ऊर्जा जूल होता है, किसके समतुल्य है? तो 1 AMU बराबर हमने जो बताया है उसमें 1.49 × 10⁻10 जूल है। 49 × 10⁻10 जूल। तो 49 नहीं लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 1.5 लिख दिया है। 6 नंबर, रेडियो एक्टिविटी प्रभावित होता है। रेडियो एक्टिविटी की घटना पर किसका प्रभाव पड़ता है? रेडियो एक्टिविटी की जो घटना है उस पर किसका प्रभाव पड़ता है? रेडियो एक्टिविटी घटना को कौन प्रभावित करता है? तो रेडियो एक्टिविटी घटना पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वो स्वतः होती है। रेडियो एक्टिविटी की जो घटना है वो अपने आप होती है, स्वतः होती है, उस पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दाब हो जाएगा इसका आंसर। सॉरी, किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है, नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। 6 का डी। 7 देखिए, सबसे अच्छा मंदक है भारी जल। ग्रेफाइट और भारी जल दोनों ही मंदक है, ग्रेफाइट और भारी जल दोनों ही मंदक हैं, लेकिन उसमें सबसे अच्छा मंदक है भारी जल। 7 का बी। 8 नंबर, हाइड्रोजन समस्थानिक के नाम लिखें। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक 1H1, 1H2, 1H3। 1H1 हाइड्रोजन, 1H2 ड्यूटेरियम, 1H3 ट्राइटियम। 1H1 हाइड्रोजन, 1H2 ड्यूटेरियम, 1H3 ट्राइटियम। ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। 9 नंबर, निम्न में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय प्रकृति का नहीं है? विद्युत चुम्बकीय प्रकृति का नहीं है बीटा किरण। 9 का डी। सब प्रश्न आपको पहले से मिल चुका है। सबसे अधिक अस्थायी कौन है? 10 का डी। सब प्रश्न पहले सेट में मिल चुका है। अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण है। अर्धचालक में विद्युत चालकता किसके वजह से आती है? तो अर्धचालक दिया है तो इलेक्ट्रॉन और छिद्र दोनों। केवल पी टाइप होता तो होल होता, केवल एन टाइप होता तो इलेक्ट्रॉन होता। यहां पर दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, 11 का सी। 12 देखिए, परम शून्य ताप पर किसी शुद्ध अर्धचालक की विद्युत चालकता क्या होती है? बहादुर, अर्धचालक में तापमान बढ़ता है तो चालकता बढ़ती है। अर्धचालक में तापमान बढ़ता है तो चालकता बढ़ती है। तो तापमान घटेगा तो चालकता घटेगी, तापमान 0 तो चालकता भी 0। ऑप्शन नंबर ए, 12 का ए। 13 देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव घटना की खोज किसने की? प्रकाश विद्युत प्रभाव घटना की खोज किसने की? लेनार्ड एंड मिलिकन ने।
13 का बी, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना खोज लेनार्ड और मिलिकन ने की। 14, 15, 16, 17 एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के संवेग समान है तो निम्न में से कौन सही है? चलिए देखते हैं। संवेग समान है, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी। और यदि संवेग समान है और ये तो कांस्टेंट है ही, संवेग बराबर है और एच कांस्टेंट है, तो स्वाभाविक सी बात है लैम्डा भी समान होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, 14 का सी। ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर देखिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की समान गतिज ऊर्जा है तो इसमें से क्या होगा? गतिज ऊर्जा समान है तो सूत्र होता है H बराबर अंडर लैम्डा बराबर H बटा में अंडर 2me। और जब गतिज ऊर्जा समान है तो हम बात करते हैं, ये तो कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट है, तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका लैम्डा कम होगा और जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका लैम्डा ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है तो इलेक्ट्रॉन का लैम्डा ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का लैम्डा ज्यादा होगा, और प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा होता है तो प्रोटॉन का लैम्डा कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 15 का बी, 15 का बी। 16 समान गतिज ऊर्जा वाले विभिन्न कणों के डिब्रोगली तरंगदैर्घ्य कण के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। हाँ बहादुर, अभी तो जस्ट बताए हैं, लैम्डा समानुपाती 1/√m। लैम्डा समानुपाती, जब गतिज ऊर्जा समान है तो द्रव्यमान और लैम्डा में रिलेशन है, लैम्डा समानुपाती 1/√m, लैम्डा समानुपाती 1/√m। तो लैम्डा समानुपाती 1/m के पावर 1/2, तो m के पावर 1/2 ऊपर चल जाएगा तो लैम्डा समानुपाती m के पावर -1/2। ऑप्शन नंबर डी, 16 का डी। 17 देखिए, ये सब ध्यान दीजिएगा आप लोग। 17 देखिए, फोटोन की गतिज द्रव्यमान होता है। बहादुर सूत्र तो होता है E बराबर mc² और E बराबर hc बाई लैम्डा। तो m बराबर हो जाएगा, यदि हम बात करें तो पहले mc² बराबर hc बाई लैम्डा, तो एक सी से सी कटेगा तो m बराबर h बटा में लैम्डा सी, h बटा में लैम्डा सी। अच्छा, इस तरह से नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, दूसरे ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन देखते हैं बहादुर, E बराबर h न्यू और E बराबर mc², तो mc² बराबर h न्यू, तो m बराबर h न्यू बाई c², h न्यू बाई c²। ऑप्शन नंबर बी, 17 का बी। ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव केवल। अगला हमारा इसी में का एक और ऑब्जेक्टिव का सेट है, हम लोग उसको देखते हैं। अगला पेज है, नेक्स्ट पेज है ऑब्जेक्टिव का सेट। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा फोटोन के संवेग को व्यक्त करता है? अगला प्रश्न है, फोटोन का संवेग, तो संवेग बराबर P और P बराबर h बाई लैम्डा, h बाई लैम्डा। ऑप्शन नंबर सी। सेकेंड क्वेश्चन, किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश डालने से पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, 2 का ए। ऊष्मा डालेंगे तो तापायनिक उत्सर्जन, प्रकाश डालेंगे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। तीसरा, प्लांक नियतांक की बीमा है, ये तो हम आपको बता चुके हैं, पहले मिल चुका है, बल गुना दूरी गुना समय, 3 का सी। बहादुर, प्लांक नियतांक की बीमा होती है ml² T इनवर्स, प्लांक स्थिरांक की बीमा ml² T इनवर्स, और बल गुना दूरी गुना समय, इसका भी बीमा निकालिएगा तो ml² T इनवर्स ही आएगा, ml² T इनवर्स ही आएगा। चौथा, प्रकाश विद्युत प्रभाव समर्थन करता है प्रकाश के कोण के प्रकृति का, 4 का बी। प्रकाश विद्युत प्रभाव जो घटना है ये बताता है
कि प्रकाश कण है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो घटना है यह बताता है कि प्रकाश कण है। पांचवा, एक्स किरण के गुण वैसे ही हैं जैसे कि गामा किरण, पहले बता चुके हैं। 5 का सी, एक्स किरण के गुण गामा से मैच करते हैं बहादुर। 6 नंबर, हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है बहादुर। कोणीय संवेग P बराबर माने L बराबर N इंटू एच बटा 2 पाई होता है। L बराबर N इंटू एच बटा 2 पाई, और हाइड्रोजन परमाणु है तो N का मान 1 होगा, तो N का मान 1 होगा तो H बटा 2 पाई हो जाएगा, H बटा 2 पाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 6 का बी। 7 नंबर देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब संक्रमण किसी उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में होता है, दूसरी कक्षा में, तो कौन सा श्रेणी प्राप्त होता है? बामर। दूसरा में जाएगा तो बामर, 7 का बी। पहला में जाएगा तो लाइमन, दूसरा में जाएगा तो बामर, तीसरा में जाएगा तो पास्चन, चौथा में जाएगा तो ब्रैकेट। याद रखिएगा, पहला में लाइमन, दूसरा में बामर, तीसरा में पास्चन, चौथा में ब्रैकेट, पांचवा में फुंड, इस तरह। 8 नंबर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? बामर, 8 का बी। 9 नंबर, रेडबर्ग नियतांक का बीमा क्या होती है? रेडबर्ग नियतांक मीटर इनवर्स मात्रक होता है, तो बीमा एल इनवर्स हो जाएगा, बीमा एल इनवर्स। 9 का ए, 9 का ए। 10 नंबर देखिए, हाइड्रोजन के बोर की अस्थायी कक्षा की त्रिज्या आर है, बोर की द्वितीय कक्षा की त्रिज्या क्या होगी? चलिए देखते हैं। प्रथम कक्षा की त्रिज्या आर दिया हुआ है, दूसरे कक्षा की त्रिज्या क्या होगी? सूत्र हम पढ़ाए हैं, शायद आपको याद होगा कि E1 बटा E2 बराबर, सॉरी E1 नहीं, त्रिज्या निकालना है, तो R1 बटा R2 बराबर N1 बटा N2 का होल स्क्वायर। R1 का मान R, R2 का मान निकालना है, N1 का मान 1, N2 का मान 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, R2 बराबर 4R, R2 बराबर 4R, R2 बराबर 4R। 10 का डी। 11 नंबर, हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा की त्रिज्या समानुपाती होती है, अभी जस्ट बता रहे थे, R समानुपाती N स्क्वायर होता है, R समानुपाती N स्क्वायर। 11 का डी। 12, परमाणु के नाभिक में अवश्य रहेगा प्रोटॉन, परमाणु के नाभिक में अवश्य रहेगा प्रोटॉन। न्यूट्रॉन भी होता है लेकिन न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में नहीं रहता है। नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित होता है, नाभिकीय अभिक्रिया में क्या क्या संरक्षित होता है? संवेग, ऊर्जा, संवेग, ऊर्जा, द्रव्यमान, सॉरी संवेग, आवेश, ऊर्जा और न्यूक्लियनों की संख्या। संवेग, आवेश, ऊर्जा और न्यूक्लियनों की संख्या सभी। 13 का डी। 14, निम्न से कौन कौन अस्थायी है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन अस्थायी है, न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर अस्थायी और बाहर में अस्थायी होता है, नाभिक के अंदर अस्थायी, बाहर में अस्थायी होता है। 14 का ए। 15 देखिए, बीटा किरणें होती हैं, नाभिक से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन पहले बता चुके हैं। 15 के सी, 15 के सी। एक लास्ट सेट है, इसको हम लोग देखते हैं। एक लास्ट सेट है हम लोगों का। और गेट में एक निवेशी निम्न है और दूसरा निवेशी उच्च है, इसका निर्गम क्या होगा? बहादुर, और गेट का निर्गम जो होता है y = a + b होता है, तो 1 + 0 मतलब 1 होगा। एक हाई है एक निम्न है, तो 1 + 0 1 हो गया। दूसरा, बुलियन व्यंजक y = a × b बार + b × a बार। चलिए देखते हैं, a × b बार प्लस b × a बार, y = a × b बार प्लस b × a बार है। अब इसमें कहता है कि a और b दोनों 1 1 है, तो 1 × 1 बार प्लस 1 × 1 बार, तो 1 × 0 प्लस 1 × 0, तो 0 + 0 0। ऑप्शन नंबर
अच्छा इसको बनाना ही है, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो y का मान क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। y इक्वल टू ए इंटू बी बार प्लस बी इंटू ए बार, तो बराबर y इक्वल टू 1 इंटू 1 बार प्लस 1 इंटू 1 बार इक्वल टू 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 इक्वल टू 0। तीसरा, ट्रांजिस्टर की रचना में प्रयुक्त सर्वाधिक सामान्य पदार्थ कौन सा है। ट्रांजिस्टर में हमेशा अर्धचालक का इस्तेमाल होता है, ट्रांजिस्टर में हमेशा अर्धचालक का इस्तेमाल होता है, तो जर्मेनियम और सिलिकॉन, 3 का बी। 4 नंबर, एक एमयू बटा के डब्ल्यू एच बराबर एक्स हो तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। एक एमयू बटा के डब्ल्यू एच, एक एमयू बटा एक के डब्ल्यू एच, तो एक एमयू बराबर 1.49 गुना 10 के पावर माइनस 10 जूल, और इसका हो जाएगा 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। भाग देंगे तो x का मान लेस देन 1 होगा, x का मान लेस देन 1। ऑप्शन नंबर बी, 4 का बी, 4 का बी। 5 नंबर देखते हैं हम लोग। सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य के अंदर ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, 5 का बी। सूर्य के अंदर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, 5 का बी। 6 नंबर, रेडियो एक्टिविटी का मात्रा क्या है, तो रदरफोर्ड, क्यूरी और बेकुरल तीनों होता है, रदरफोर्ड, क्यूरी और बेकुरल तीनों होता है। एसआई मात्रा कहेगा तो बेकुरल, एसआई मात्रा कहेगा तो बेकुरल, तो 6 का डी। 7 नंबर देखते हैं। डायोड का उपयोग होता है दिष्टकारी के रूप में, डायोड का उपयोग एक ही होता है दिष्टकारी के रूप में, 7 का सी। 8 नंबर, फुल वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड, 2। फुल वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड, 2, और हाफ वेव रेक्टिफायर में 1 डायोड। फुल वेव में 2 और हाफ वेव में 1, तो फुल वेव में कितने डायोड, तो 2, हाफ वेव में 1। जिस लॉजिक गेट के, जिस तर्क द्वारा, हिंदी में लिखा है, जिस तर्क द्वारा के दोनों निवेशी यानी दोनों इनपुट केवल अवस्था 1 रहने पर, यानी दोनों, पहला भी 1 दूसरा भी 1, दोनों 1 रहेगा तब ही आउटपुट मिलेगा, यह पहले बता चुके हैं। दोनों इनपुट 1 रहेगा तब ही आउटपुट मिलेगा, तो यह होता है एंड गेट में, एंड गेट में ही ऐसा होता है। 9 का ए। 9 सोचा, एंड गेट को समझने की कोशिश करते हैं कि 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1, यही होता है बहादुर एंड गेट में। तो एंड गेट में आउटपुट हमें केवल तब ही मिलेगा जब दोनों 1 1 रहेगा, एंड गेट में आउटपुट तब ही मिलेगा जब दोनों 1 1 रहेगा। 10 नंबर, वैसी युक्ति जिसमें मॉड्यूलन और विमॉड्यूलन दोनों होता है, जिसमें मॉड्यूलन और विमॉड्यूलन दोनों होता है, वो यंत्र का नाम है मोडेम, उस यंत्र का नाम है मोडेम। 11 का बी। 12 देखते हैं। 11 नहीं, 10 का बी। 11 देखते हैं। संचार तंत्र का भाग नहीं है ऊर्जा, संचार तंत्र का भाग नहीं है ऊर्जा। डिजिटल सिग्नल में संभव है केवल 2 ही मान, 0 और 1। डिजिटल सिग्नल में केवल 2 मान संभव है, चाहे कोई भी हो, 1 5 2 4 3 7, कोई 2 मान, केवल 2 ही मान संभव है। बीटा किरणें होती हैं इलेक्ट्रॉन, 13 का सी। बीटा किरणें होती हैं केवल इलेक्ट्रॉन, 14। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ बना होता है कैडमियम का, कैडमियम का बना होता है, नियंत्रक छड़ कैडमियम का होता है। 15। नाभिक के अंदर 2 प्रोटॉन के बीच कौन सा बल, अच्छा प्रश्न है, 2 प्रोटॉन के बीच कौन सा बल है, तो नाभिक के अंदर है तो नाभिकीय बल होगा, अब 2 प्रोटॉन है तो विकर्षण बल भी होगा, विकर्षण बल विद्युतीय बल, तो इसमें विद्युतीय बल और विकर्षण बल दोनों होगा। 15 का सी। बहुत अच्छा प्रश्न है, दोनों सजातीय है तो विकर्षण होगा, विद्युतीय बल, और नाभिक के अंदर नाभिकीय बल तो लगता ही है। इसमें पीएन जंक्शन कौन सा है, एगो पी टाइप है, एगो एन टाइप, यानी एगो प्लस और एगो माइनस, तो 10 वोल्ट और -5 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी
16 का बी, एगो प्लस एगो माइनस होना चाहिए, एक प्लस और एक माइनस होना चाहिए। पहले लेफ्ट वाला प्लस राइट वाला माइनस, लेफ्ट वाला प्लस राइट वाला माइनस, पी एन, पी से पॉजिटिव एन से निगेटिव। 17 आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता सिद्धांत है, E बराबर mc स्क्वायर, 17 का सी। और 18 देखते हैं, एक mu बराबर कितना होता है। ये तो डायरेक्ट इस सेट में अधिकतर प्रश्न डायरेक्ट केवल आंसर थे, उसमें विशेष कुछ समझने वाला नहीं था। तो इस तरह से हमने आपको सेट 20, सेट 21 और 3 सेट यहां पर जो टेस्ट के रूप में थे, उसमें सब्जेक्टिव नहीं, लॉन्ग नहीं था, केवल हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, तो बना दिए हैं। इसमें यदि किन्हीं को कहीं प्रॉब्लम होगा तो आप सवाल करेंगे, कहीं भी किन्हीं को दिक्कत हो। ऐसे हम पढ़ा चुके हैं लाइव क्लास में इन सभी सेट को, जिनको लाइव क्लास में नहीं पढ़े थे उनके लिए है। तो आज के इस क्लास में इतना ही। इस सब यदि सेट तैयार कर लेते हैं आप, जितना बताया गया है, आप बहुत बेहतर ऑब्जेक्टिव कवर कर पाएंगे एग्जाम में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।